हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो अभी तक हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जितना डिस्कशन करना चाहिए था वो। आज अपन बुक के अंदर वाले जो क्वेश्चंस है ना उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब रिवीजन कराऊंगा तो बुक के जो लास्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको करवा दूंगा मैं। अभी आप पढ़ने के टाइम पर उनको कर लीजिए, और उन क्वेश्चंस को जो मैं नहीं करवा रहा हूं उनको आप खुद से ट्राई करिए। आपको नीचे जो कमेंट के अंदर क्वेश्चंस मिलते हैं उनको भी आप फटाफट ट्राई करेंगे। एंड हाँ, हो सकता है क्वेश्चन आने में थोड़ा देरी हो जाए, बट मिल जाते हैं। आप दूसरे दिन चेक कर लेना कमेंट को या फिर डिस्क्रिप्शन को, आपको मिल जाएगा। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा क्या है, मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। बस यही पढ़ा है मैंने कुल मिलाकर। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क कैसे डिफाइन करते हैं अपन फिजिक्स के अंदर? अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसे अपन क्या बोलेंगे कि हमने क्या कर दिया है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर दिया है। और ये तीन टाइप का देखा था हमने, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था एंड एक जीरो था। पॉजिटिव कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, या ज्यादा अच्छा ऐसा है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो जीरो से लेकर कहां होते, जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो। 0 डिग्री से लेकर 90, 0 डिग्री है, मतलब 0 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री नहीं हो सकता। ओके, नेगेटिव वर्क क्या है? जब 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री नहीं है और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपना नेगेटिव वर्क हुआ है। और जीरो कब होगा? जब एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। जब एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा तो वर्क डन बाई जो आपका फोर्स है वो कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि उस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ये बात समझा कि? बढ़िया है सर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? होती क्या है काइनेटिक एनर्जी? एक्चुअली जो मोशन की वजह से एनर्जी आती है ना, मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है, ज्यादा अच्छे वर्ड में बोलूंगा कि मोमेंटम की वजह से जो एनर्जी आती है उसे अपन क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, एंड मोमेंटम के टर्म्स में कैसा होता है? पी स्क्वायर बाई 2m। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फील्ड में जो भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर गए, वो जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है वही किसके रूप में स्टोर हो जाता है? पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। पावर, पावर क्या होती है? पावर होता है भाई वर्क डन अपॉन में टाइम। ये जो मैंने लिखा है ये एवरेज पावर है। कौन सी पावर है? एवरेज पावर है, ठीक है ना। हाँ, अब इंस्टेंटेनियस पावर मैंने क्या बता दी? फोर्स इनटू में वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए? इंस्टेंटेनियस, बिकॉज अपन पावर भी इंस्टेंटेनियस देख रहे हैं। हाँ, याद रखिए ये जो पावर लिखी है वो कौन सी पावर है? एवरेज पावर। तो नेट वर्क डन डिवाइड बाई टोटल टाइम। ये अपन एनर्जी भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि अपन ने कितनी एनर्जी ली या कितनी एनर्जी दी, उस हिसाब से अपन पावर आ जाएगी, ठीक है ना। पावर डिलीवर्ड हो जाएगी या फिर पावर टेकन हो जाएगी तरीके से। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है भाई? जितनी भी नेट एनर्जी है, अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से हैं? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। ये जितने टाइप के फोर्स लगते हैं तब तो क्या हो जाएगा आपका? वो एनर्जी कंजर्व रहेगी। बट अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग गए, जैसे फ्रिक्शन लग गया, एयर वाला जो फोर्स लगता है, एयर फ्रिक्शन, एयर ड्रैग लग गया, उसके अलावा आपका जैसे विस्कस फोर्स होता है वो लग गया, इस टाइप के अगर कोई फोर्स लगते हैं तो उसमें एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती। अब मान के चलिए ये बात कि उसके अंदर एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। और टोटल क्या अगर कंजर्व्ड है तो कब कितनी रहेगी वो? mgh प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर। ये मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, ठीक है ना। हाँ, बाकी और कोई सी भी एनर्जी हो सकती है। हमारे सिलेबस का पार्ट सिर्फ इतना सही है ना। हाँ, एनर्जी और बहुत सारी भी हो सकती है। उसके टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी आती है वो हमने अभी तक काउंट नहीं करी है, बट वो भी एनर्जी एक तरीके की, ठीक है ना। हाँ, अगर उसके पास चार्ज आया तो चार्ज की वजह से भी एनर्जी आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसे। तो इस तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो उसके पास एनर्जी तो है, एनर्जी तो है, बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन हमें सिर्फ दो को ही ध्यान रखना है। इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। इन दोनों के अंदर अभी हमने रोटेशन वाली एनर्जी भी नहीं ली है, वो भी कंसिडर कर सकते थे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थी, बट अभी आप उसको ध्यान में मत रखो। फिलहाल के आपके सिलेबस के हिसाब से दो चीजें, पोटेंशियल प्लस में काइनेटिक, बस, ठीक है ना। ये चीज समझ आ गई अच्छे से। हाँ, अब अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, ये चीजें अगर सारी आती हैं तो क्वेश्चन कराने में मुझे कोई जोर नहीं आएगा। देखना, मैं इतने में क्वेश्चन निपटा दूंगा सारे सारे। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो अगर आपको ये आते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अरे बोलो। हाँ, इसके अंदर मैं एक दो चीज और बता दूं। जैसे इसकी यूनिट क्या थी? वाट थी। एक क्या थी? जूल पर सेकंड थी। हाँ, एक अच्छी थी, वो थी एचपी, जो अपने इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह आती है ना, हाँ, जो किसान वगैरह यूज करते हैं, अच्छी खासी जो मोटर होती है, वो उनकी पावर किस में होती है? एचपी में होती है। किस में होती है? एचपी में। अब देखो, ये एचपी जो है ना, एचपी हॉर्स पावर, अश्वशक्ति, ये ब्रिटिश है, यानी इंग्लैंड वाले लोगों ने इसको क्या सबसे पहले मतलब यूज करना शुरू किया था। उन्होंने क्या किया था? एक हॉर्स को लिया, घोड़े को लिया, और वो जो घोड़ा था वो 550 पाउंड को
अगर 1 फीट ऊपर खींच ले कितने टाइम में, 1 सेकंड में, तो अपन क्या बोलते थे कि उसे 1 एचपी है। वो पावर कितनी डिलीवर करती इसको, 1 एचपी की। ओके, उसे उस हॉर्स की जो पावर थी उसको क्या नाम दिया गया, हॉर्स पावर। ठीक है ना, बात समझ आ गई ना। इंग्लैंड वालों ने शुरू किया था, आज भी अपन यूज कर रहे हैं, डोंट वरी। बट बेसिकली स्टार्ट कहां से हुआ था कि जो अगर कोई हॉर्स है और वो 550 पाउंड को, देखो ये मास है, इस मास को अपन पाउंड में मतलब ब्रिटेन वाले मास को पाउंड में लेते हैं एंड जो लेंथ होता है उसको फीट में लेते हैं। पहले ऐसा ही सिस्टम था, ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर हर कंट्री अलग अलग करती थी। ठीक है ना, उसके बाद में क्या बना, ऐसा ही सिस्टम, ऐसा ही के अंदर क्या लिया, मास को किलोग्राम में लेने लग गए एंड लेंथ को मीटर में लेने लग गए। ठीक है ना, बट ये जो यूनिट है वो अभी भी चल रही है। ठीक है ना, जो मोटर्स की यूनिट होती है, और वो कितना आता है, 746 आता है अराउंड, उससे भी शायद थोड़ा इधर उधर होगा, बट अराउंड इतना ही आता है क्या। अगर एक घोड़ा जो 550 पाउंड को 1 फीट हाइट तक ऊपर खींच ले और कितने टाइम में, 1 सेकंड में, उसे क्या बोलते हैं, 1 एचपी। बस ये चीज होगी। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। फिर अंदर वाले क्वेश्चन है, मैं पेज नंबर भी बता दूंगा, डोंट वरी। आपका पेज नंबर है 164, उसके क्वेश्चन कर रहा हूं मैं 164। पहला क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ठीक है ना, और वो फोर्स की डायरेक्शन में, देखो बहुत अच्छी चीज बोली है कि वो फोर्स की डायरेक्शन में, मैं मान लेता हूं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट नाम देता हूं, और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, कितना लगाया, 7 न्यूटन का, और वो इसी डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट ले लिया उसने, 8 मीटर का। ठीक है, हाँ, और इसने बोला कि वो जितने टाइम में वो डिस्प्लेस हुआ वो कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम करता रहा, तो इसके ऊपर कितने का वर्क डन आ जाएगा, तो कितना वर्क डन आ जाएगा, वो आ जाएगा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आएगा। 7 इंटू 8 कर दो, कितना आ जाएगा, 56 जूल आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। हाँ, अगला जो है 165 पेज नंबर पे क्वेश्चन, वो 165 का है, एंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन कब कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है, कि काम हुआ है, तो हम फिजिक्स के अंदर तब कह सकते हैं कि हम फोर्स अप्लाई करें और वो क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए। फोर्स अप्लाई करें और डिस्प्लेस हो जाए फोर्स की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। अगर फोर्स की डायरेक्शन में हुआ तो पॉजिटिव वर्क हुआ, और अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो नेगेटिव वर्क हुआ, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो फिर वर्क ही नहीं होगा, वो जीरो वर्क होगा। ठीक है ना, कोई वर्क नहीं होगा, फिजिक्स की बात बता रहा हूं। ओके भाई, ठीक है ना, तो वर्क कब होगा कि जब हम फोर्स लगाएं और क्या हो जाए, वो डिस्प्लेस हो जाए, विस्थापित हो जाए। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखोगे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएं, फोर्स इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इफ इट गेट्स डिस्प्लेस्ड। ओके, अगर इसका क्या होता है, विस्थापन होता है, तो इसके ऊपर काम हुआ है कुल मिलाकर। ठीक है, हाँ भाई, डिफाइन 1 जूल। 1 जूल को डिफाइन करना है, 1 जूल को परिभाषित करना है। तो 1 जूल ये किसकी यूनिट है, वर्क डन की है ना, क्या, और होता क्या है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं एस को भी 1 ले लूं और फोर्स को भी 1 ले लूं, इसका मतलब है कि जो 1 जूल आएगा, वो 1 जूल आएगा, वो कब आएगा भाई, बोलो बोलो, यानी 1 न्यूटन इंटू में 1 मीटर। मैं बोलूं एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ और उसे 1 मीटर डिस्प्लेस कर दो, तो जो आपका वर्क डन है, उस फोर्स का जो वर्क डन है वो कितना आएगा, 1 जूल। तो जब भी आपको 1 जूल डिफाइन करना, वो कुछ भी ऐसा न्यूमेरिकल चीज डिफाइन करनी हो ना, 1 जूल। ऐसे आपसे पूछ ले कल को कि 1 वाट को डिफाइन करो, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन, बट ऐसे पूछ ले कि 1 वाट को डिफाइन करो, तो वो कैसे आएगा, वो होता है भैया पावर की यूनिट होती है वाट, तो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो इसको क्या ले लो 1 सेकंड और इसको क्या ले लो 1 जूल। तो आप क्या बोलोगे कि 1 सेकंड के अंदर अगर कोई फोर्स 1 जूल का वर्क करता है, 1 सेकंड के अंदर अगर कोई फोर्स 1 जूल का वर्क करता है, तो कितनी पावर होगी फिर उसके पास, 1 वाट की। ऐसे अपन डिफाइन करना, पूछ सकता है, ठीक है ना। कल को वो पूछ सकता है कि जैसे मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम की तो वैसे कोई यूनिट नहीं होती, हाँ, लेकिन न्यूटन की होती है, जैसे 1 न्यूटन है ना, 1 न्यूटन आपको पूछ ले, 1 न्यूटन को डिफाइन करो, तो आपको पता होना चाहिए वो आता कहां से, F = ma से। आप क्या करो, एक m की वैल्यू कितनी ले लो, 1 kg ले लो, ठीक है सर, और a की वैल्यू ले लो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी आपको सब चीज क्या लेनी है, 1 लेनी है। जैसे ये लोगो तो 1 × 1 कितना हो गया, 1 ही आएगा, ये आ गया 1 न्यूटन। अब ये 1 न्यूटन आ रहा है, बट इसको लिखोगे कैसे, आप बोलोगे अगर 1 kg मास पर, अगर 1 kg मास का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो अपन बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन का। बस ऐसी चीजें अगर मैं पूरा बता दिया हूं कि जब भी ऐसी आपको आगे भी कभी डिफाइन करनी पड़ जाए, तो कैसे डिफाइन करोगे, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, उस फॉर्मूले में जो चीज आपको दिखाई दे रही है उनकी जगह 1 रख देना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपना ये क्या है, ओक्स है, मतलब बैल है ना। हाँ, पहले पुराने जमाने में क्या होता था, बैल ही काम करते थे, आजकल तो ट्रैक्टर काम करने लग गए। तो जो बैल की एक जोड़ा है वो कितना फोर्स लगाता है,
140 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। यानी एफ की वैल्यू पता लग गई तुमको। और खेत कितना है 15 मीटर लंबा, मतलब एक ही बार चले हो शायद। कितना लंबा है 15 मीटर, तो यानी डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो जो वर्क डन बाई वो होगा क्या ओक्स का, वो कितना आ जाएगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना है 140 इनटू में कितना आएगा 15। अरे बोलो इतना आएगा ना। 15 को 14 से गुणा कर दो, 210 आएगा क्या 15, हाँ, और ये 0 हो जाएगा 2100 जूल, बस आ गया। हाँ ठीक भी है, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा भाई, ये तो मैं क्या ही करा रहा हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ ही है, देख लो, इनके अलावा नहीं कुछ भी आएगा, है ना। हाँ, इसके अंदर एक चीज रहेगी, वो 1 किलोवाट आवर, वो 1 यूनिट होती है एनर्जी की। चलो कोई नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब भाई, है बता तो दिया। काइनेटिक एनर्जी कब आती है, मोशन की वजह से, है ना। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी। या ऐसे बोलूंगा ज्यादा अच्छे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम है तो अपन क्या बोलेंगे, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। बस मोशन की वजह से, या एनर्जी पोजेस्ड बाई इट्स मोशन, बस उसे क्या बोलेंगे अपन, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। एंड फॉर्मूला आपको याद ही होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आपको क्या बताना है, एक्सप्रेशन बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या होता है, मास होता है, ऑब्जेक्ट का मास होता है, यानी वस्तु का द्रव्यमान होता है। और वी क्या होती है, चाल होती है। क्या होती है, चाल। चाल का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस चाल, है ना, स्पीड बोलेंगे इसको। एवरेज स्पीड नहीं है भाई ये, वेलोसिटी मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए ही नहीं, बस उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होता है, चाल होता है, स्पीड। तो मैं स्पीड लिखूंगा, वेग मत लिखना, ओके, आप भी मत लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 169 पेज पर ही बता रहा हूँ, तो थर्ड वाला है। 5 मीटर पर सेकंड के आपको वेलोसिटी है, एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एनर्जी कितनी है, 25 जूल है। अच्छा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, ओके, और उसके पास स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और उसके पास एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो कितनी है 25 जूल, ओके सर। अब हमने क्या कर दिया, इसकी स्पीड को डबल कर दिया, यानी इसकी स्पीड जो है ये u है, और मैंने इसकी स्पीड को कितना कर दिया है 10 मीटर पर सेकंड, डबल कर दिया है। तो बताना है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो पहले इसका यहां से देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं पहले वाली कंडीशन में लगाऊंगा तो मेरे पास सारी चीजें, काइनेटिक एनर्जी है, v है, 2 है, m नहीं है। तो यहां से मेरे को वो क्या देना चाह रहा है, m की वैल्यू देना चाह रहा है। काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी है, बताओ कितनी है काइनेटिक एनर्जी, रख दो इसके अंदर। सर 25 है, 1/2 ऐसा पड़ा रहेगा, m वही तो नहीं पता, इनटू में स्पीड कितनी है 5 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 25, मैं रख दूं सीधा सीधा, तो ये कितना ऐसे कट गया 25 कटेगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 kg, यानी मास कितना है 2 kg। अब इसकी स्पीड अगर 10 हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो, हाफ एम। एम कितना है 2, इनटू में v का स्क्वायर कर दो तो 100 आएगा, एंड ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये आ गया 100 जूल। अब एक और थर्ड पार्ट है, यदि इसकी स्पीड को क्या कर दिया जाए 3 गुना, यानी 15 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए, तो देखते हैं। अब अगर मैं लास्ट वाला एक केस ले रहा हूं जिसके अंदर स्पीड कितनी हो चुकी है 15 मीटर पर सेकंड, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा 225 जूल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको समझ लीजिए आसानी से। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 174, ठीक है ना, पेज नंबर 174 का है। और क्या बोल रहा है, हाँ पावर क्या है भाई, पावर किसे बोलते हैं बोलो बोलो, पावर किसे बोलेंगे, रेट ऑफ वर्क, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं अपन, पावर, यानी शक्ति बोलते हैं। शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर, बस ये बहुत सिंपल है। क्या बताऊं इसके अंदर, डब्ल्यू आपका वर्क हो गया, टी हो गया, एक एनर्जी अपॉन टाइम, ये भी याद रख लो, सेम चीज है। 1 वाट किसको डिफाइन करो, 1 वाट अभी भी कर दिया मैंने, कि आप 1 सेकंड के अंदर यदि 1 जूल का वर्क डन करते हो तो क्या होता है, पावर कितनी आ जाएगी आपकी 1 वाट हो जाएगी, बस। हाँ, अगला क्वेश्चन अच्छा है। एक जो लैंप है उसकी आपको दे रखी है एनर्जी दे रखी है, तो एनर्जी दे रखी है उसने कितनी 1000 जूल, और वो कितनी सेकंड में कंज्यूम करता है 10 सेकंड में, टाइम दे दिया 10 सेकंड में। आपको बताना उसका पावर कितना है, पावर, तो पावर आ जाएगा उसका कितना कंज्यूम किया उसने 1000 जूल कर लिया, डिवाइड बाई टाइम। अरे ई बाई टी होता है ना, ई बाई टी या डब्ल्यू बाई टी, डिवाइड कर दो 100 वाट। तो वो जो डिवाइस है, लैंप है, जो बल्ब है, आपका बल्ब है, कितने वाट का है 100 वाट का है। 100 वाट का होने का मतलब ही क्या हुआ कि वो 10 सेकंड में कितनी एनर्जी ले लेगा 1000 जूल, सीधी सी बात है 1000 जूल। अगला क्या है, एवरेज पावर को डिफाइन कीजिए, बस एवरेज पावर, एवरेज पावर वही तो डिफाइन कर रहे हैं अपन, पावर को डिफाइन कर रहे हैं, एवरेज पावर को, एक ही चीज है। आपके सिलेबस में एवरेज पावर ही है, इंस्टेंटेनियस पावर ही नहीं है।
तो जो एवरेज पावर है पी एवरेज इक्वल टू क्या होता है, नेट वर्क डन, या ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है, नेट एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइड बाई टाइम। तो इससे क्या निकलेगा, आपकी एवरेज पावर निकल जाएगी, ठीक है ना। और एक और थी इंस्टेंटेनियस पावर, जिसको अपन तात्क्षणिक पावर बोलते हैं, वो कैसे आई थी, इसको अपन W डिवाइड बाई टी लिखते हैं। W क्या होता है, F इंटू में वी डिवाइड बाई टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, नहीं मुझे कुछ और चीज निकालना था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होगा, वेलोसिटी, तो कितना आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू वेलोसिटी आएगा। हाँ, इन दोनों के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है ये चीज़, ऐसी बात नहीं करेगा, एंगल पे तो करेगा ही करेगा, बट फिलहाल के लिए इतना याद रख सकते हैं, ध्यान रखने की बात नहीं है। इन जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनके अंदर भी इतना डिटेल के अंदर नहीं पूछा जाने वाला है, ओके। बट मैंने आपको पूरा करा दिया है, ओके। ये पार्ट बहुत ही सिंपल सा था, छोटा सा था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अब मैं कराऊंगा ग्रेविटेशन, जो बुक के हिसाब से पीछे है बट मेरे हिसाब से अभी आना चाहिए था, ओके। हाँ, तो अब उसका आने का टाइम हो गया, उसको अच्छे से करेंगे, है कि नहीं। आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं, मेरे अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो ले लीजिए, उनके ऊपर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज कर सकते हो, ओके। अगर मेरे को जैसे टाइम मिलेगा या तो मैं वीडियो के थ्रू बता दूंगा, या मैं आपको उसका सॉल्यूशन लिख के भेज सकता हूँ, या अपन आपस में भी बात कर सकते हैं, ओके। जैसा अपन को कन्वीनियंट रहेगा हम वैसा कर सकते हैं, ओके। चलो बेटा, इसको आप अच्छे से करोगे। जो बच गए क्वेश्चंस हैं, बचे हुए क्वेश्चंस है ना बुक के लास्ट वाले, उसको आप कर लेना एक बार कर लोगे ना, ये पार्ट आपको कहीं दिक्कत नहीं देगा, ओके। आप डाउट आते हैं तो मुझसे पूछिए ना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आराम से डिस्कस करके पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।